एक शख्स गायब हो जाता है। उसके बाद उसे ढूंढा जाता है, पर कहीं भी उसका सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस को एक नंबर का पता चलता है। उस नंबर के जरिए पुलिस एक सस्पेक्ट के पास पहुंचती है। उस व्यक्ति पर शक भी होता है। अब महीना बीत चुका था उस नौजवान को गायब हुए। महीना भर बाद उस नौजवान का शव एक घर के कैंपस के अंदर बने एक गार्डन में जमीन के 6 फुट नीचे मिलता है और उसके ऊपर बकायदा गोभी के पौधे उग गए थे। अब एक शख्स जो गायब था वो इसलिए मिलता है कि पुलिस एक दूसरे शख्स को पकड़ती है और फिर उसकी निशानदेही पर ही उसी के घर से एक लाश बरामद करती है जो ज़मीन के अंदर दफन थी। और उसके बाद पुलिस केस बनाती है। अब मामला कोर्ट में जाता है, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट यह कहती है कि पुलिस ने ऐसा कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किए जिससे कि हम यह माने कि जिस घर से यह लाश मिली है वहीं के लोग इसके कातिल हैं। अब यहाँ पर एक आदमी जो गायब था और गायब होने के महीने भर बाद जिस शख्स की वजह से लाश मिली थी वह लाश उसी के घर से मिली हो, उसके बताए हुए पते के हिसाब से मिली हो, लेकिन पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि कातिल वही है। इसलिए अदालत उन सबको बेगुनाह मानती है और बरी कर देती है। अब 9 साल पहले जिस शख्स का कत्ल हुआ उसमें सारे लोग बरी हो गए, यानी कि उस शख्स का कातिल कोई नहीं था। आखिर कत्ल किसने किया? और यदि जिन लोगों को बरी किया गया वे कातिल थे तो बचे कैसे? और उन्होंने कत्ल नहीं किया तो फिर क्या हुआ होगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है भिलई की। भिलई में एक नौजवान रहा करता था, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा कोई मामूली शख्स नहीं था। उसके पिता का एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम था उस स्टेट में, यानी पूरे छत्तीसगढ़ में। और वे इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं। मतलब शहर के हजारों बच्चे उनके कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते हैं। वे गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा हैं, जिनके 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैनेजमेंट, फार्मेसी, बीसीए, एमसीए की यहाँ पढ़ाई हुआ करती है। एक बड़ी हस्ती, अमीर शख्स और ढेरों इज्जत, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में है। और यह उनके बेटे अभिषेक मिश्रा के कत्ल की कहानी है, जिसका फैसला हाई कोर्ट से आया है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अजय देवगन की फिल्म दृश्यम याद आएगी। अभिषेक मिश्रा 9 नवंबर 2015 को दिल्ली से अपने घर वापस लौटा था। वो दिल्ली गया था किसी काम की वजह से। 9 नवंबर 2015 को जब वह घर लौटा तो उसके बाद कुछ देर वह घर पर ही रहा और फिर शाम को अचानक अपनी कार उठाता है और घर वालों को बिना कुछ बताए हुए निकल जाता है। अक्सर यह होता है कि वह दोस्तों से मिलने गया होगा, तो वह घर से तो निकला था, लेकिन रात हो गई, वह लौटा नहीं। और कभी ऐसा हुआ ही नहीं था इससे पहले। घर वालों को फिक्र होने लगी। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके दोस्तों से पता किया गया तो कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब मामला फौरन पुलिस तक पहुंची। फिर पुलिस ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की। इस मिसिंग वाली बात को भी याद रखिएगा। पुलिस ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की। अब तफ्तीश शुरू हुई। अगला दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कोई सुराग नहीं। अब इधर पता ही नहीं चल रहा था कि अभिषेक कहाँ है। उधर एक बड़े बाप का बेटा
एक अमीर बाप का बेटा वह गायब था और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मामला ऊपर तक गया, इसमें पॉलिटिक्स भी हुई। फिर आला अफसरों की टीम बनाई गई। कहा गया कि इसको ढूंढो, इस बच्चे को, इस लड़के को। अब पुलिस की टीम सारे सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है वह खंगालने शुरू करती है। उसके बाद सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। करीब 10 से 15 दिन बीत गए। एक रोज अचानक खबर मिली कि जिस कार से अभिषेक मिश्रा गायब हुआ था वह एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। अब जब एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में कार खड़ी मिली तो फिर लगा कि यह कैसे हो सकता है। अभिषेक अपनी कार को तो छोड़कर जाएगा नहीं। खैर पुलिस कार को देखती है, लेकिन कार से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस को लगा कि एयरपोर्ट रोड तक यह कार आई है तो घर से लेकर इस एयरपोर्ट रोड के बीच में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे होंगे। उन्हें खंगालना शुरू किया गया। कुछ टोल नाके भी थे। एक नाके पर अभिषेक की कार दिखाई देती है, लेकिन उसमें अभिषेक नहीं था, बल्कि 2-3 लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। बैठे हुए 3 लोग थे, पर उनका चेहरा साफ नहीं था। अब लगा कि मामला गड़बड़ है। पुलिस अभिषेक के कॉल डिटेल को खंगाल रही थी। कहते हैं कि शायद देश में अब तक का यह इकलौता मामला है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल डिटेल यानी सीडीआर किसी के नहीं खंगाले गए होंगे। अगर भिलाई पुलिस का दावा सच है तो उन्होंने करीब 1 करोड़ फ़ोन नंबर छान मारे। 1 करोड़, क्योंकि एक नंबर मिलता फिर उसका दूसरा सिरा पकड़ते, उस सिरा से तीसरा, चौथा, 5वां, फिर पूरे फैमिली का, रिश्तेदारों का। क्योंकि कॉलेज इतना बड़ा था और कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं उन सब का, कुछ स्टूडेंट्स का, फ्रेंड सर्किल का, पॉलिटिकल सर्किल में जो लोग हैं उनका। 1 करोड़ नंबर को छानने के बाद आखिरकार पुलिस को लास्ट लोकेशन पता चलता है अभिषेक का। और यह लास्ट लोकेशन जो था यह इत्तेफाक से एयरपोर्ट रोड के दूसरे इलाके यानी अभिषेक के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर उसी भिलाई में एक जगह है स्मृति नगर, वहाँ पर का मिलता है। सिर्फ 3 किलोमीटर दूर उसके घर से। पुलिस को लगता है कि कहाँ कहाँ हम ढूंढ मारे और ये सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। जो लास्ट बार उसका फ़ोन ऑन था और जिस नंबर पर बात हुई और उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, यह लास्ट लोकेशन था। अब पुलिस ने स्मृति नगर के जितने भी टावर थे उनसे उन तमाम आखिरी उस वक्त के सारे कॉल डिटेल्स को चेक करना शुरू किया, जिस नंबर पर उस टावर से संपर्क रहा था। बहुत सारे उसमें भी नंबर आए। हर नंबर को चेक किया गया, कोई सुराग नहीं। करते करते आखिरकार एक नंबर पर आकर पुलिस 0 इन हुई। जब उस नंबर को टटोला गया तो पता चला कि वह नंबर किसी विकास जैन के नाम का एक शख्स का था। और इत्तेफाक से जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ अभिषेक का, उससे जस्ट पहले जो आखिरी बातचीत हुई थी वो उसी विकास जैन नाम के शख्स से हुई थी। अब पुलिस को पहला क्लू मिला, वह था विकास जैन। तो पुलिस ने कहा कि विकास जैन पर 0 इन करते हैं, क्योंकि आखिरी लोकेशन जो मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले का था और उस पर लास्ट कॉल विकास जैन का ही था। तो इतना सबूत काफ़ी था, क्योंकि किसी भी केस में, क्राइम में लास्ट विटनेस, लास्ट कॉल, लास्ट लोकेशन यह एक तरह से शक पैदा करता है। यह बेसिक पुलिसिंग होती है। आखिरी लोकेशन, आखिरी बातचीत के आधार पर पुलिस विकास जैन के घर पहुंचती है और उसे उठा लेती है। अब विकास जैन को जब उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह कहता है कि हाँ, मेरी बात हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वह है कहाँ। अब विकास जैन से क्यों बातचीत हुई होगी
विकास जैन कौन है, विकास जैन का अभिषेक मिश्रा से क्या रिश्ता है। तो पुलिस ने जब इस सच्चाई को टटोला तो एक कहानी खुली। कहानी यह थी कि विकास जैन की पत्नी का नाम है किमसी जैन। अब ये किमसी जैन कौन है? तो किमसी जैन अभिषेक मिश्रा के इसी 4 कॉलेजों में से जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें से एक की स्टाफ थी, वहाँ पढ़ाती थी और उसी कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर था अभिषेक मिश्रा। जब खंगाला गया दोनों के रिश्तों को तो पता चला कि जब किमसी जैन वहाँ पढ़ाया करती थी तो अभिषेक और किमसी जैन करीब आ गए थे। दोनों में प्यार हुआ, लेकिन फिर बाद में किमसी ने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद उसने विकास जैन से शादी कर ली। इसके बाद एक कहानी यह भी है कि शादी करने के बाद भी अभिषेक मिश्रा ने उसे छोड़ा नहीं और कहा कि तुम हमसे बात किया करो, मिला करो। लेकिन अब किमसी जैन नहीं मिला करती थी क्योंकि वह शादीशुदा थी, शादी हो चुकी थी, उसका अपना परिवार था, ससुराल था, तो वो उसको इग्नोर करने लगी। अभिषेक ने कई बार फ़ोन किए। एक रोज़ किमसी ने अपने पति विकास जैन को यह बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है और वो मुझे तंग करता है। तो विकास जैन ने अपने चाचा ससुर जो किमसी जैन के चाचा थे उसे यह बात बताई और फिर इन लोगों ने एक प्लान किया कि उसको किडनैप करते हैं और मारते हैं। तब इसके बाद सारी प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद यह हुआ कि विकास जैन ने बदला ले लिया अपनी पत्नी को तंग करने का। लेकिन विकास जैन ने किमसी जैन के साथ रिश्तों की बात तो माना कि हाँ वो तंग करता था, ये सारी बातें बोली, पर उसने कहा कि अब तो वह पुरानी बात हो गई है। इधर किमसी ने अभी हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। जिस दिन यानी 9 नवंबर को अभिषेक जब गायब हुआ उससे 26 दिन पहले किमसी जैन ने सिजेरियन से एक बेटे को जन्म दिया था और 9 नवंबर से एक दिन पहले यानी 8 नवंबर को उसके उसी बच्चे की तबीयत खराब थी तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर थी। यह सब कुछ विकास जैन ने बताया। किमसी से भी पुलिस ने पूछताछ की, उसके जो रिश्तेदार चाचा थे उनसे भी पूछताछ की तो यह बात आ गई कि हाँ 26 दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई है। एक दिन पहले बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल गई थी तो उसने कहा मैं तो इन्हीं में उलझा हुआ था, लेकिन मुझसे अभिषेक की बात हुई और वह चला गया। पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस को लगा कहीं ना कहीं विकास जैन के अलावा इस पूरे मामले में और कोई है ही नहीं, जो सामने दिख ही नहीं रहा है, तो शायद वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत की और विकास के साथ साथ उसके चाचा को भी उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो इसके बाद अब उन्होंने एक और कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनाने के बाद पुलिस की टीम ने कहा कि चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब इसके बाद विकास जैन पुलिस की टीम को अपने चाचा के घर यानी किमसी जैन के चाचा और उसके ससुर के घर स्मृति नगर ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद घर के कैंपस के अंदर एक गार्डन था। उस गार्डन में वह एक तरफ इशारा करता है। उस जगह पर उस वक्त गोभी उगा हुआ था और बाकी सब पेड़ थे। तो जहाँ पर गोभी उगा हुआ था उस जगह की खुदाई की गई। करीब 6 फीट गहरा गड्ढा हुआ। तब अंदर से बोरी में एक सड़ी गली लाश मिली। उसको बाहर निकाला गया। अभिषेक मिश्रा के घर वालों को बुलाया गया, उन्हें दिखाया गया। उन्होंने जूतों से, कड़ों से, अंगूठी से उनकी शिनाख्त कर ली। ये उन्हीं का बेटा अभिषेक था, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में तो शिनाख्त सबूत के साथ होनी चाहिए। तो पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएनए भी लिए और अभिषेक मिश्रा के पेरेंट्स से भी डीएनए सैंपल लिए और फिर डीएनए रिपोर्ट आई और साबित हो गया कि लाश अभिषेक मिश्रा की ही है।
अब पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया और इस मामले में विकास जैन, उसकी पत्नी किमसी जैन, उसके चाचा और विकास के एक और साथी, इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कहानी यह बनाई कि विकास जैन की पत्नी किमसी जैन जब वो पढ़ाती थी तब अभिषेक के साथ उसका रिश्ता था, अफेयर था, लेकिन बाद में अभिषेक उसको तंग करता था और यह बात विकास जैन को जब उसने बताई तो विकास ने बदला लेने की ठानी और अपने ससुर और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को अपने चाचा ससुर के घर के आंगन में बने गार्डन में दफना दिया। अब यह मामला कोर्ट में गया। यह 2015 की बात थी। 6 साल गुजर गए। 10 मई 2021 को इस मामले में जो जिला अदालत है, सेशन कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने किमसी जैन को बरी कर दिया। उसने कहा कि इस कत्ल से किमसी जैन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विकास जैन, उसके चाचा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो अभिषेक मिश्रा के घर वालों को भी लगा कि चलो उनके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन इन तीनों ने अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब यह मामला चला गया हाई कोर्ट में। जून 2021 में यह मामला हाई कोर्ट में चैलेंज के लिए गया। जब यह मुकदमा लोअर कोर्ट में चलता रहा, उधर कोरोना आ गया था। अब जो फैसला आया था मई 2021 को, तब भी जजमेंट जो आया उम्र कैद की सज़ा वाली, वो ऑनलाइन आया था, लेकिन उस वक्त कोरोना फैल चुका था। तब जून के बाद हाई कोर्ट में यह मामला गया और हाई कोर्ट में लंबी जिरह हुई। उसके बाद हाई कोर्ट ने 2024 में अपना फैसला सुनाया। वही फैसला जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। फैसला यह था कि पूरी कहानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर खड़ी है, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर। इसमें कोई विटनेस नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है और इसलिए इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा देना गलत होगा। किमसी जैन लोअर कोर्ट से तो बरी हो गई थी। हाई कोर्ट ने विकास जैन, उसके चाचा ससुर और उसके दोस्त तीनों को बरी कर दिए, यानी अभिषेक मिश्रा का कातिल इनमें से कोई नहीं है। अब कोर्ट ने इन तीनों को बरी क्यों किया, उसकी कहानी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कहानी को आप देखिए। जिस ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने इन तीनों को बरी किया, वह ग्राउंड क्या था और इसमें पुलिस ने कहां कहां लापरवाही बरती, यह भी एक फैक्ट है। पहला, 9 नवंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा गायब होता है। जब कोई गायब होता है तो उस वक्त पता नहीं चलता है कि आदमी मिसिंग है या किडनैप हो चुका है। तो पहली रिपोर्ट जो दुर्ग पुलिस स्टेशन में थी वह मिसिंग की थी। अदालत ने इसको पकड़ा। उसने कहा कि जब वो मिसिंग था, अगले दिन नहीं मिला, 2, 4, 5, 6 दिन बीत गए, तो जैसे जैसे मिसिंग की डेट बढ़ती है, डाउट बढ़ता जाता है। और फिर इस केस में तो यह भी हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसकी कार कहीं और लावारिस हालत में पड़ी मिली। इसका मतलब है कि इस मिसिंग केस के फ़ौरन बाद पुलिस को किडनैपिंग का केस ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस में किसी भी स्टेज पर अभिषेक मिश्रा की किडनैपिंग का केस दर्ज ही नहीं किया। वो मिसिंग पर ही रही और मिसिंग के बाद सीधे जब बॉडी मिली तो 302 जोड़ दिया, मतलब मर्डर का केस। तो किडनैपिंग की कड़ी गायब थी। तो जब किडनैपिंग ही नहीं हुई तो फिर कोई मारेगा कैसे? इसके सबूत कहाँ हैं? यह पहला पॉइंट अदालत ने पकड़ा। दूसरा, उन्होंने कहा 9 नवंबर 2015 की बात है। शाम को अभिषेक मिश्रा ने कॉल किया उसी जगह पर स्मृति नगर में और वह वहाँ गया। अच्छा, कमाल यह है कि जब यह मामला हाई कोर्ट में गया तब विकास जैन की तरफ से पता है कौन पैरवी कर रहा था? खुद विकास जैन। उसने सारी दलीलें, पुलिस की सारी जो थ्योरी थी, उसको अदालत के सामने खड़ा होकर वही चुनौती दे रहा था और वही जवाब दे रहा था।
अपने ही केस की, मतलब पैरवी वो खुद कर रहा था। तो बताया गया कि जिस दिन 9 नवंबर 2015 को अभिषेक घर पहुंचा था, उस दिन धनतेरस था। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि धनतेरस के दिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मान्यता है कि कोई ना कोई एक चीज़ उस दिन खरीदता ही है। महंगी सस्ती उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह माना जाता है कि कोई एक चीज़ खरीद कर लानी है तो उसकी वजह से पूरे देश में धनतेरस के दिन बहुत भीड़ होती है मार्केट में, यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। तो अदालत का कहना था कि 9 नवंबर को शाम को जिस वक्त का आप यह बता रहे हैं, उस वक्त धनतेरस पीक पर था। सबसे ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी, सबसे ज़्यादा लोग थे, और अभिषेक मिश्रा के घर से लेकर विकास जैन के घर तक की दूरी 3 किलोमीटर थी। इन 3 किलोमीटर में हजारों लोग उस वक्त सड़कों पर थे, लेकिन एक भी चश्मदीद गवाह पुलिस पेश नहीं कर पाई कि उसने अभिषेक मिश्रा को अपने घर से निकलकर विकास जैन के घर तक गाड़ी में बैठा देखा, और ना ही सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसा था जो गाड़ी उसके घर तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही हो। जबकि पुलिस की थ्योरी ये थी कि अभिषेक मिश्रा अपने घर से निकला, उसके बाद जो वाइफ है विकास जैन की, किमसी जैन, उसने फ़ोन किया अभिषेक मिश्रा को और कहा क्योंकि तुमसे बात करनी है, मिलना है, तुम घर आ जाओ। और अभिषेक पहुंच गया। वहां पहले से तैयार था विकास जैन अपने 2 साथी और चाचा ससुर के साथ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पीछे से किसी तेज वजनी चीज से उसने उसके सिर पर दे मारा। अभिषेक गिर गया। इसके बाद उसके साथी, उसके चाचा ससुर उसके ऊपर चाकू से वार करने लगे, और फिर चारों तरफ कमरे में खून ही खून था। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गया, तो फिर उसकी लाश को पॉलीथीन के एक बैग में डालकर और घर के उस गार्डन में उस 6 फीट गड्ढे में दफना दिया, और उसके ऊपर से करीब 100 किलो नमक डाल दिया ताकि लाश जल्दी पिघले। कमाल यही थी कि ये गड्ढा उन्होंने इस कत्ल से बहुत पहले ही खोद रखा था, क्योंकि पुलिस के हिसाब से यह तय था कि वो अभिषेक मिश्रा को मारेंगे, और इसलिए गड्ढा तैयार थी। तो अदालत का कहना था कि 3 किलोमीटर की दूरी थी, उसमें एक भी विटनेस का ना मिलना या ना लाना यह पुलिस की नाकामी थी। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को दे रहे हैं। विकास मिश्रा ने एक और तर्क दिया। उसने कहा कि अगर किसी लाश को गलाने के लिए 100 किलो नमक डाला जाएगा तो लाश का कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल गल के पिघल जाएगा। लेकिन यहाँ तो ठोस मिला है। इस प्रकार से पुलिस की सारी थ्योरी गलत थी कि इस लाश को गलाने के लिए हमने नमक डाला है। अदालत ने आखिर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि कत्ल का मोटिव किसी भी क्राइम में या मर्डर में या किसी भी क्राइम में मोटिव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पुलिस या प्रोसिक्यूटर मोटिव इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वजह साबित नहीं कर पाए, तो फिर वह केस कमज़ोर माना जाता है कानून की किताबों में। अदालत का कहना था कि इसमें अभिषेक मिश्रा का कत्ल करने के पीछे की वजह क्या थी, पुलिस इसको सही तरीके से पेश ही नहीं कर पाई। बताइए, एक ज़माने में अगर कॉलेज में अफेयर था और इस बात को कई अरसा बीत गया, कई साल बीत गया, उसकी शादी हो गई, बच्चा हुआ 26 दिन पहले, तो अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में कोई कत्ल कैसे करेगा? इसकी गवाही और इसके सबूत के आधार पर पुलिस अदालत को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई? बदला लेने के लिए पति और इन सब ने मार डाला, और यह अगर बदला था तो फिर किमसी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, उसका केस कमज़ोर हो गया, इसलिए तो लोअर कोर्ट ने भी उसको बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ एक सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ही पुलिस पेश कर पाई, जो यह साबित करती है कि 9 नवंबर 2015 को शाम को जब यह अभिषेक गायब हुआ था,
तब उसका लोकेशन और विकास जैन का लोकेशन एक था। लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, क्योंकि विकास स्मृति नगर में ही रहता है और विकास अभिषेक के पास नहीं गया था, अभिषेक विकास के पास आया था। तो इस एक सीडीआर या कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कातिल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके अलावा ना कोई विटनेस, ना सबूत, ना ही मोटिव है। और यह कहते हुए हाई कोर्ट ने इन सभी लोगों को बरी कर दिया। जाहिर सी बात है, अभिषेक मिश्रा के घर वाले इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 2 अदालतों ने अब तक 2 तरीके के फैसले सुना दिए। लोअर कोर्ट ने किमसी को छोड़कर बाकी 3 को उम्र कैद और हाई कोर्ट ने अब इन सभी को बरी कर दिया। तो कोई बचा ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या तीसरी अदालत का कोई तीसरा फैसला आएगा? इंतजार करना पड़ेगा। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।